हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में सबसे पहले जनरलाइज हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमने पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करा था उसमें हमने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखा था ये क्या है। बट हम थोड़ा सा इसको जो है वेल डिफाइंड तरीके से हुक्स लॉ को देखेंगे, जनरलाइज हुक्स लॉ को देखेंगे। तो बेसिकली जनरलाइज हुक्स लॉ क्या क्या चीज़ है जनरलाइज हुक्स लॉ? तो जनरलाइज हुक्स लॉ कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन ए गिवन मटेरियल बाय आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक, आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से, यानी आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम स्ट्रेसेस की वजह से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेसेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी में आ रहा है उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए जनरलाइज हुक्स लॉ के थ्रू हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जैसे कि हुक्स लॉ जो नॉर्मल हुक्स लॉ है उसको हम जानते हैं कि इन द लीनियर रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेन। ठीक, ये क्या है? ये है आपका हुक्स लॉ। ओके, जनरलाइज हुक्स लॉ क्या बोल रहा है? जनरलाइज हुक्स लॉ इज टेलिंग कि एक्स डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेसेस की बात करें, एक्स डायरेक्शन में अगर सपोज करिए इस एलिमेंट में आप एक्स डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो द डिफॉर्मेशन टोटल स्ट्रेन जो है वो एक्स डायरेक्शन की वजह से किस किस में जाएगा। एक तो क्योंकि बिकॉज कि जब एक्स डायरेक्शन में हम किसी चीज को इस तरह से टेंशन फोर्स लगाएंगे तो ऑफकोर्स जो वाई और जेड डायरेक्शन में इस तरह से वो कंप्रेशन में जाएगा और ये दूसरे डायमेंशन छोटे होंगे और ये टेंशन में जा रहा है। तो जो टोटल स्ट्रेन सिमिलरली जब जो है आपका सिग्मा 2 मतलब वाई डायरेक्शन जब आप लोड लगाएंगे तो उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में भी कंप्रेशन आ रहा होगा और जेड डायरेक्शन में कंप्रेशन आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप जेड डायरेक्शन में इस तरह से टेंशन फोर्स लगाएंगे तो जो है आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में इस तरह से कंप्रेशन आ रहा होगा। यानी मतलब जो है एक डायमेंशन में अगर इंक्रीज हो रहा है इस तरह से तो दूसरी तरफ अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो दूसरी वाई और जेड डायरेक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द पॉइजन रेशियो। ओके, सो टोटल स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन इज सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। तो ये जो रिलेशंस हैं, ये थ्री रिलेशंस आर कॉल्ड एज जनरलाइज हुक्स लॉ। ठीक, तो जनरलाइज हुक्स लॉ ये तीन ही रिलेशन हैं, ये जो है दिखाते हैं आपका जनरलाइज हुक्स लॉ को। यानी इवन जो है एक डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस की वजह से दूसरे डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है ये चीज जो है दिखाता है बाय यूजिंग हुक्स लॉ। अब एक चीज है, कई बार हमने सुना है, एक चीज आती है, एक होता है प्लेन स्ट्रेस और दूसरा है प्लेन स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन का मतलब ये है कि आप किसी एक सिंगल प्लेन में, अगर मैं सिंपल एक प्लेन स्ट्रेस की बात करूं, प्लेन स्ट्रेस की सिर्फ प्लेन स्ट्रेस की बात करूं तो किसी एक उसमें किसी एक प्लेन में आप स्ट्रेस लगा रहे हैं खाली, यानी सिर्फ दो ही डायरेक्शन में आप स्ट्रेस लगा रहे हैं। सपोज करिए आपने बोला ये मैं कोई प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसी में स्ट्रेसेस लग रहे हैं और जेड डायरेक्शन में आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लगा रहे। देन क्या होगा? जो जेड डायरेक्शन वाला जो मेन जो है कंपोनेंट सिग्मा 3, जो सिग्मा 3 इज गोइंग टू बी 0। ठीक, तो सिग्मा 3 जब 0 होगा तो ये जो कंडीशन आ रही है हमारे पास, जब सिग्मा 1 इज सम वैल्यू, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है, सिग्मा 2 की कुछ वैल्यू है, बट सिग्मा 3 इज गोइंग टू बी 0। ठीक, तो ये कंडीशन क्या दिखा रही है कि हमने जो है जो जेड डायरेक्शन उसमें कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो सिर्फ दो ही प्लेन्स में एक्स और वाई, यानी जो एक प्लेन के अंदर, यानी मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में सिर्फ आप जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो सिंगल एक प्लेन में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो है हमारी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो क्या एक चीज दिमाग में आती है कि क्या ऐसा होगा कि जब मैं सिग्मा 3 को इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो उसकी वजह से
यहाँ पे सिग्मा 3 इक्वल टू 0 होगा, ये चला जाएगा और दिस इज गोइंग टू एंड ये सिग्मा 3 इक्वल टू 0 हुआ तो इस वजह से ये चला गया। बट देन ऑल्सो इन द z डायरेक्शन यू आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस वाली कंडीशन होने के बावजूद स्ट्रेन है वो तब भी आपकी बॉडी में रहेगा इन द z डायरेक्शन, यानी x और y का इफेक्ट आपको z में दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं प्लेन स्ट्रेन की बात करूं, प्लेन स्ट्रेन का मतलब है कि सिर्फ एक प्लेन में आपको स्ट्रेन मिल रहा है, यानी चेंज इन डायमेंशन जो है सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है। तो इन दैट केस सपोज करिए आपने तब मैं बोल रहा हूँ कि z डायरेक्शन में स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो 0। सो दिस वैल्यू z टोटल स्ट्रेन इन द z डायरेक्शन विल बी 0। ओके, तो ये जो है सिग्मा 3 तब भी कुछ वैल्यू देगा। सिग्मा 3 विल बिकम सिग्मा 3 बाई ई इक्वल टू माइनस म्यू this minus sigma 3 this will become minus mu sigma 1 plus sigma 2 divided by e। ओके, माइनस माइनस ई, तो सिग्मा 3 विल बी म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इवन जो हमारा टोटल स्ट्रेन इन द z डायरेक्शन हमारा क्या है, 0 है। देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम स्ट्रेस इन द z डायरेक्शन। ओके, तो ये कंडीशन है आपकी प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। जब आपने स्ट्रेन तो 0 है बट लेकिन तब भी हम ये देख रहे हैं कि उस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हुक्स लॉ का, जनरलाइज हुक्स लॉ का, कि इवन जो है स्ट्रेसेस ना होने की वजह से आप यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इलास्टिक रिकवरी। तो इलास्टिक रिकवरी से मेरा मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए मेरे पास एक कोई स्पेसिमेन है, इसमें मैंने टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करा, तो क्या होगा, एक लिमिट आएगी, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होगा, ये जब आप इसमें स्ट्रेसेस और फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसके बाद वो रिकवर कर जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आप जब इसमें एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ये जो है अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा। ठीक, सपोज करिए आपने इस तरह से स्ट्रेस करा, स्ट्रेचिंग से देख लेते हैं, एक स्पेसिमेन था आपके पास, ये ओरिजिनल शेप है उसका, आपने इसको लोडिंग लगाई, इसकी वजह से इलोंगेट हुआ, इलास्टिक रीजन में है अभी। ओके, तो क्या करेंगे, अगर ये इलास्टिक रीजन में होगा तो दिस इज जब इसमें से ये फोर्सेस हटाएंगे आप तो ये जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक, बट अगर इसको और आपने फोर्स लगाया इस पर तो यू विल सी दैट इज गोइंग टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, यानी वो अपने जो है शेप, ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा। बट देन ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आपने जब इसमें फोर्स लगाया, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे अगर लोड हटाया तो ये कुछ ना कुछ जो है बैक डायरेक्शन में जाएगा, यानी जो है ओरिजिनल की तरफ जाएगा। हाँ, पर ये नहीं है कि फुली वो जो है ओरिजिनल शेप में जाएगा, बट इट गोइंग टू कम, ट्राइंग टू कम बैक टू इज ओरिजिनल शेप। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल शेप में। तो यही है, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप ये जो है इलास्टिक लिमिट है, अगर आप इसके अंदर किसी स्पेसिमेन को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इट इज गोइंग टू कम टू योर जीरो पोजिशन, स्ट्रेन इज गोइंग टू कम टू जीरो पोजिशन। लेकिन बस एक लिमिट के बाद अगर आप अनलोडिंग करेंगे तो जो है वो रिकवर करेगा, बट पूरी तरह से रिकवर नहीं करेगा। तो ये जो पोर्शन है, जो डी पॉइंट में हमने जो है यहाँ तक स्ट्रेस लगाया, बट आफ्टर डी यू आर गोइंग टू एंड यू आर गोइंग टू एंड योर अप्लाइड फोर्स, तो इन दैट केस जो है ये थोड़ा सा रिकवर करा, तो ये जो थोड़ी सी रिकवरी है उसको बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी। जो है प्लास्टिक रीजन में होने के बावजूद भी कुछ जो है इलास्टिक बिहेवियर हमें ये जो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करा, यानी वो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करा इलास्टिकली, इट इज कॉल्ड इलास्टिक रिकवरी।
upon release of load during the course of stress strain test, some fraction of the total deformation is recovered at elastic strain. ठीक, इसके बाद है एक important very important thing which is called hardness. ओके, तो बेसिकली हार्डनेस हम जानते हैं कि एबिलिटी टू विथस्टैंड सरफेस इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग. ओके, ये बहुत जनरल जो है बेसिक डेफिनेशन है. इसको थोड़ा सा और डीपली हम अगर देखें तो हार्डनेस इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय मैकेनिकल इंडेंटेशन और एब्रेशन. तो बेसिकली हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग से क्या मतलब क्या है. सपोज करिए आपके पास कोई स्पेसिमेन है, आप उस पर स्क्रैचिंग कर रहे हैं. तो स्क्रैचिंग क्या है कि उसमें जो लोकलाइज स्क्रैचिंग का मतलब ये है कि आप स्क्रैचिंग कर रहे हैं तो उसमें जो जिस जगह पे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह पे हल्का सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. यानी जो मटेरियल है उस जगह से लोडिंग की वजह से वो जो अपने ओरिजिनल उस छोटे से पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में वो अपने ओरिजिनल जो है शेप में नहीं आ पा रहा है. ठीक है, तो ये जो सपोज करिए आपने कोई लोहे का आयरन का ब्लॉक लिया, उसमें आपने किसी दूसरे उससे हल्की सी स्क्रैचिंग करने की कोशिश करी और उसमें स्क्रैच आ गया. तो बेसिकली वो ये है कि जो स्क्रैचेस आए हैं आपकी सरफेस पे, इट इज ड्यू टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके, सिमिलरली इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई इंडेंटेटर है. इंडेंटेटर क्या करेगा कि वो जो है प्लास्टिकली जो सरफेस है उसमें आप जो है इस तरह से कोशिश करेंगे कि इंडेंटेटर जो है इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे हम लोग बेसिकली. और जब इस इंडेंटेटर को हटा लेते हैं तब यू विल फाइंड दैट इट इज लोकली जो बॉडी है वो लोकली जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया. तो बेसिकली लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है हमारा हार्डनेस कहलाता है. इसको तभी हम लोग जो है सिंपल इसमें सरफेस इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग बोल देते हैं. बट इज ए जो लोकलाइज रेजिस्टेंस टू योर लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. some very important hardness tests are Rockwell, Brinell and Vickers. ठीक है, इसके बारे में मेनली हमें देखना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है. अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करें हम लोग तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट. ओके, फर्स्ट वन इज योर स्क्रैच बेस, सेकंड इज वन इज योर इंडेंटेशन बेस एंड थर्ड वन इज योर रिबाउंड बेस. इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है दैट इज योर इंडेंटेशन बेस. ओके, जो जिसके एग्जाम्पल है तीनों, रॉकवेल, ब्रिनल और विकर. इसके अलावा एक टेस्ट और है नूब टेस्ट विच इज सिमिलर टू दिस. तो इसको हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक देखेंगे क्या है. एक चीज ये है कि हार्डनेस जब हम किसी कंपोनेंट की बात करते हैं तो वी आर टेलिंग दैट हार्डनेस हम किस चीज में है, उस जो भी आपके बॉडी है उसकी सरफेस के बारे में बात करें. हार्डनेस की बात करें तो उसकी सरफेस, अपर सरफेस की बात करें. इन अपर सरफेस से मतलब जो उसके जो एटम्स होंगे सरफेस पे उसके और थोड़े से नीचे जो मेन ऊपर वाले एटम्स है उसके नीचे वाले एटम्स के उसकी बात करें. तो कई बार हम जब हार्डनेस की इंक्रीज करने की बात करते हैं तो कई बार हम कुछ टेक्निक्स में ये भी करते हैं कि हम खाली कंपोनेंट के आउटर सरफेस में हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, यानी इंडेंटेशन वो इजिली ना कर पाए या स्क्रैच ना हो पाए और नीचे जो कोर है उसकी वैसी की वैसी रहे. ठीक, इस तरह से भी हम लोग कई बार हार्डनेस बढ़ाते हैं. बहुत सारे टेक्निक्स हैं. इसमें कार्बोराइजिंग है जैसे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, सरफेस को सिर्फ हार्ड कर देगा और नीचे जो है आपका जो कोर है वैसे का वैसे ही रह जाएगा. तो ये जो क्योंकि हम लोग जो हार्डनेस है वो जो है रेजिस्टेंस टू स्क्रैच है, और अगर आपकी सरफेस स्क्रैच और इंडेंटेड नहीं हो पा रही है तो इट इज शोइंग ग्रेटर हार्डनेस. ओके, तो कई बार इसको तभी हम बोलते हैं कि हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस किसी बॉडी की सरफेस की प्रॉपर्टी. और इसको कई बार हम लोग देखिए किसी बुक में इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है, किसी बुक में नॉन डिस्ट्रक्टिव उसमें टेस्ट में दिखाया जाता है. अब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा है. बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज मींस दैट द कंपोनेंट इज इन फेलियर मोड. इसका मतलब जो भी कंपोनेंट है वो आपका यूज करने लायक नहीं रहेगा टेस्टिंग के बाद. In case of non-destructive testing, you can use that component. So basically,
ज़्यादातर बुक्स में इसको जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के फॉर्म में दिखाया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं वो काफ़ी इतना लोकलाइज और स्मॉल होता है टेस्टिंग के टाइम पे कि यू कैन इग्नोर दैट। ओके, सो सब कुछ थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम लोग, स्क्रैच और इंडेंटेशन और रिबाउंड टाइप ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट की। तो स्क्रैच का एक एग्जांपल है मोर्स टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। तो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है कि हमने यहाँ पे 1 to 10 स्केल्स में चीज़ों को बांट दिया है कि सबसे जिसमें जो 1 स्केल है वो सबसे सॉफ्ट चीज़ के लिए है, सेकेंड वन इज समथिंग हार्ड, उससे जो है ऊपर थर्ड वन मोर हार्ड। इस तरह से हमने टोटल 10 स्केल में 10 मटेरियल को इस तरह से बांटे। जैसे टैल्क जो है उसकी हमने हार्डनेस 1 दे दी, ठीक है, क्योंकि इसकी हार्डनेस सबसे कम होती है, हमें पता है ये पहले से। तो बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं हम, इन मटेरियल्स के करस्पॉन्डिंग अपनी जो हमें जिस चीज़ की हार्डनेस टेस्ट करनी है, सपोज करिए हमें नेल की हार्डनेस, फिंगर नेल की हार्डनेस टेस्ट करनी है, ठीक। तो यू विल स्क्रैच टैल्क विद रिस्पेक्ट टू योर फिंगर नेल, मतलब आप जो अपने नाखून से टैल्क को स्क्रैच करेंगे तो यू विल फाइंड दैट टैल्क इज गोइंग टू स्क्रैच्ड, जबकि आपका नाखून जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। सिमिलरली आप देखेंगे कि जिप्सम में आप जो है अपना फिंगर नेल को स्क्रैच करने की कोशिश करें तो जिप्सम जो है आपका इट इज गोइंग टू गेट स्क्रैच्ड, बट आपकी जो फिंगर नेल है वो स्क्रैच नहीं। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जो हार्ड आपने जानते भी हैं कि जो हार्ड सरफेस होती है वो सॉफ्ट सरफेस को स्क्रैच कर ले जाती है, ठीक है, सॉफ्ट सरफेस को स्क्रैच कर ले जाएगी। सपोज करिए कि जो आपका नाखून है, अगर आप उसको अपने किसी साबुन से फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन पैदा करें तो यू विल फाइंड दैट साबुन जो है स्क्रैच, साबुन के ऊपर स्क्रैच हो जाएगा, बट योर फिंगर नेल जो आपके नाखून है वैसे के वैसे ही है। सिमिलरली अगर आप किसी स्टोन को अपने उस फिंगर नेल से स्क्रैच करेंगे तो यू विल फाइंड दैट स्टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट योर फिंगर नेल गेट सम स्क्रैचेस ऑन इट्स सरफेस। सो ये चीज दिखा रही है कि जो रॉक है विट इज मच हार्डर एज कम्पेयर टू योर फिंगर नेल। ऑन द अदर हैंड द सोप इज लेस हार्डर एज कम्पेयर टू योर फिंगर नेल, ये चीज है। तो बेसिक प्रिंसिपल नहीं है कि सॉफ्ट जो चीज होती है वो स्क्रैच हो जाएगी आपकी हार्ड सरफेस। तो हम धीरे धीरे करके अपने इसको दूसरे मटेरियल, इन सब पहले स्केल वाले से दूसरे स्केल वाले से इस तरह से स्क्रैच करेंगे तो यू विल फाइंड दैट नहीं ठीक है, ये थर्ड नंबर वाले स्केल पे आपका फिंगर नेल जो है स्क्रैच हो गया, तो यू विल से दैट माय हार्डनेस इज बिटवीन स्केल नंबर 3 and 2, सो यू विल कैन गिव इट्स नंबर 2.5। सो मैं ये बोलूँगा कि मेरा फिंगर नेल जो है 2.5 हार्डनेस का ऑन द मोस्ट हार्डनेस स्केल, ठीक है। बहुत जो है बेसिक है और ये मतलब जो है हम जनरली यूज नहीं करते। ये टेस्ट जो है लैब्स में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। उसका रीज़न ये है कि ये जो है एक्यूरेट वैल्यू काफ़ी और मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है इसके साथ में, और एक्यूरेट भी इतना नहीं है। सो दैट्स वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट। सेकेंड टाइप है आपका रिबाउंड, और इसको एक इसमें है लैब्स मेथड्स में। तो बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस बॉडी की आपको हार्डनेस पता करनी है उस पर आप जो है एक इम्पैक्ट कराएंगे किसी छोटे से इंडेंटेटर का। तो बेसिकली ये है कि ये जो है इम्पैक्ट इस तरह से करेगा, आपने इस पे इम्पैक्ट करा है फ्रॉम हाइट h1 से आपने इसको इम्पैक्ट करा है hi से, तो ये इम्पैक्ट करेगा और ये रिबाउंड होगा इसके बाद, ठीक है। देखिए अगर ये सरफेस अगर हार्ड है तो ये जो रिबाउंड है उसमें ज्यादा आएगा। अगर ये सरफेस सॉफ्ट है तो ये क्या करेगा, ये जो इंडेंटेटर है ये जो है इट्स गोइंग टू इंडेंट मोर, ठीक है। अगर ये सरफेस हार्ड है तो इंडेंट नहीं होगी इतनी ज्यादा, और अगर ये सॉफ्ट सरफेस होगी वो उसमें ज्यादा ये इंडेंटेशन कर पाएगा। अगर ज्यादा इंडेंटेशन होगा तो इट इज गोइंग टू लूज इट्स एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लूज करेगा। इसकी वजह से ये रिबाउंड जो है इसकी हाइट डिग्री उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसको आप मेजर कर सकते हैं कि HR आपकी HI जो है इनिशियल हाइट है, HR जो है आपकी फाइनल हाइट है, ठीक है, और जितनी कम या हाइट होगी उतना ज्यादा
इंडेंटेशन हुआ होगा, और जितना ज़्यादा इंडेंटेशन होगा वो ये चीज़ दिखा रहा है कि आपके पास उतना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। तो बेसिक चीज़ ये है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंडेंटेशन पे, जिसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके एग्जांपल है आपके पास रॉकवेल, ब्रिनल और विकर और नूप टाइप टेस्ट। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, कोई इस तरह से बॉल शेप के कुछ इंडेंटेटर रहेंगे। ये इंडेंटेटर से आप जिस सरफेस का आपको हार्डनेस मेजर करने, उस पर इस तरह से जो इंडेंटेटर है इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जो इनमें से इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करेंगे आप इंडेंटेटर को, और उस पर ये देखेंगे। फिर इंडेंटेटर की कुछ कैलकुलेशंस होंगी आफ्टर रिमूविंग दिस इंडेंटेटर। आप ये जो इंडेंटेशन आया है सरफेस के ऊपर, उसमें कुछ आप ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा इंडेंटेशन है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और यू विल फाइंड न्यूमेरिकली कि आपका, और मोर एक्यूरेटली कि आपका जो है उसमें इंडेंटेशन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि उसकी कितनी हार्डनेस है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में है इंडेंटेशन बेस, और उसमें भी ये जो 3 टाइप ऑफ टेस्ट है इसके बारे में आगे देखना है जो आपके सिलेबस में है। So I think today we are going to end this lecture. These are the references which I used to make this presentation, and thank you.